निकाली, किसी ने वैसे निकाली। बात समझ आई? पता है मेरे को ये केएस का क्वेश्चन है, 3 ऑप्शन है उसमें, यूची ट्राइब ऑप्शन भी है, यही है ना। तो देखो कुशानाज ने तो किसी और भाषा में लिखा होगा ना, इंग्लिश पढ़ते थे क्या कुशानाज? नहीं, किसी ने उसका उन्होंने लिखा होगा ऐसे सर्व विजय ऐसे कुछ भी, जो भी मैं तो हाँ, और क्या हाँ, मतलब सबका आ जाओ, सबका हो। आपकी फर्स्ट क्लास है जी, तो कोई बैकग्राउंड है आपको, मतलब इकोनॉमिक्स का कुछ भी? बैंकिंग समझते हो? बैंकिंग नहीं, वो तो अलग है, वो तो अलग है, उसका कोई रिलेशन नहीं। तो ऐसे बैंकिंग वैंकिंग समझते हो? रिजर्व बैंक क्या होता है, मतलब क्या करता है? चलो पहले क्वेश्चन पूछ लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। चलो बताओ आप, व्हाट इज हेलीकॉप्टर मनी? इन्होंने टाइम चेंज करवाया 2 लोगों ने, और इन्होंने आना बंद कर दिया। इन्होंने कराया था ना टाइम चेंज, इनकी वजह से हुआ था ना टाइम चेंज, इन्होंने आना बंद कर दिया। मैम को भी हमने परसों बुलाया था, मैम ने सबसे पूछा था, सब सेटिस्फाइड थे। उसके बाद पता नहीं सर वो कैसे वो टाइम उन्होंने चेंज कर दिया फिर से। मेरे को भी उसको बड़ी प्रॉब्लम है बदलना पड़ा है हर जगह अपना टाइम। चलो अब यही रहेगा, अब 12:30 पे, ठीक है, हम नहीं बदलेंगे। चलो आप बताओ, व्हाट इज हेलीकॉप्टर मनी हिंदी में? ठीक है, हेलीकॉप्टर मनी है मतलब कि आपने पैसा दे दिया लेकिन गुड्स नहीं बढ़ाए, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी ना। आप बता सकते हो मेरे को 2-3 फर्क डिजिटल मनी में और क्रिप्टो मनी में? डिजिटल मनी हो गई जो सेंट्रलाइज होगी, शाबाश। तो क्रिप्टो मनी होगी जो ब्लॉकचेन जिसमें सब कुछ ट्रांसपेरेंसी होगी। हाँ, डिसेंट्रलाइज्ड है। और और सर जो ब्लॉकचेन है और जो क्रिप्टो है उसमें क्या होगा कि कम्युनिटी ऑफ पीपल जो होंगे वो उसको देखेंगे, वो रेगुलेट करेंगे। हाँ। और उधर कौन रेगुलेट करेगा? बैंक। और ट्रांसपेरेंसी किसमें ज़्यादा होगी? ट्रांसपेरेंसी सर क्रिप्टो में। शाबाश, ठीक है। क्रिप्टो ब्लॉकचेन पे चलती है, यस डिजिटल किस पे चलती है? आगे आईटी सॉफ्टवेयर, यही लिखवाया था ना कंप्यूटर एल्गोरिदम, यही लिखवाया था, ठीक है। आप बताओ डियर करेंसी और चीप करेंसी। सर डियर करेंसी वो होती है जिसमें गवर्नमेंट इशू करती है बॉन्ड्स, उसके बदले में पैसे लेती है। और जो डियर में, डियर उसको पैसा डियर होगा ना, बिल्कुल सही है। और जो चीप मनी है जिसमें वो बॉन्ड्स रीपरचेज करती है और उसमें पैसे मतलब मनी इशू करती है बॉन्ड्स के एक्सचेंज में। आप बताओ लीगल टेंडर, लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर में फ़र्क? सोचो। लीगली जो जो से पेमेंट हो सकती है, चेक लीगल टेंडर है, ठीक है। आगे ऐसे पहले समझाओ ना, समझाओगे कैसे? लिमिटेड लीगल टेंडर होता है एक लिमिट तक, वहाँ तक, उसके बाद वो बंदा आपसे पेमेंट लेने में मना कर सकता है ना। वो जो एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल दी थी, अगर आप गाड़ी के सिक्के लेके गाड़ी खरीदने चले जाओ तो वो मना कर सकता है, भाई इससे नहीं। अगर 1 रुपये वाला नोट के अच्छा कुछ बंडल लेके चले जाए तो अभी जो मैंने लाइन लिखवाई है उस हिसाब से आप कर सकते हो। हाँ, नोट्स वैलिड है कि करेंसी लाइन क्या आएगी? करेंसी नोट्स आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर, वाइल कॉइन्स आर लिमिटेड लीगल टेंडर। तो कौन सा 10-20 वाला वो भी कोई नहीं, कॉइन्स आर अनलिमिटेड, क्लियर है। वो पता है क्यों किया सरकार ने ऐसा? गैस करो। क्योंकि अगर सारे लोग कॉइन्स, देखो 100 रुपये का नोट बनाने में उतना ही खर्चा आता होगा, इनफैक्ट कम आता होगा जो 1 रुपये का सिक्का बनाने में आता है।
बात समझ आ रही है? अब सारे ही लोग अगर 1-1 रुपये से कर रहे हैं तो आरबीआई को कितना ज़्यादा खर्चा बनता है ना। आरबीआई क्या चाहता है, वो चीज़ें ज़्यादा बाजार में चलें जिनमें हमारा बनाने का खर्चा कम आ रहा है। बात समझ आ रही है? और बोलो, और आप बताओ। चलो फिर से वही बताओ, आप बताओ। M0, M1 और M3 में फ़र्क देख के नहीं बताना है, M0 में नाम बताओ पहले M0 का। हाई पावर्ड मनी या मॉनिटरी बेस, ठीक है, हाई बेस मनी, ठीक है, रिजर्व मनी, सारे उसके और अलग अलग करके आएंगे ये नाम, सारे लिखवाए हैं मैंने। क्या होती है, 3 चीज़ें होती हैं इसमें, आप बताओ तीनों चीज़ें। अदर डिपॉजिट बता रही है, क्लियर है। अदर डिपॉजिट की एक एग्जांपल IMF का, क्लियर है। चलो आप बताओ इसमें क्या जोड़ेंगे कि M3 आ जाए, M0 में क्या जोड़ेंगे कि M3 आ जाए, बस मैंने M0 बोला ना, M0 में क्या जोड़ेंगे कि बैंक्स, क्लियर है। सारे कॉम्बिनेशंस के लिए तैयार रहो, क्लियर है, पक्का। आप समझाओ हिंदी में लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी सुनिए, बताओ। मान लो मेरे पास ये मार्कर है 20 रुपये का, ठीक है, एक 20 रुपये का मार्कर है और एक कोई मैंने 10 साल की रिसर्च करके बनाया 2 करोड़ रुपए का मार्कर, बाजार में बेचने गया, कौन सा ज़्यादा लिक्विड है, ये किसमें लिक्विड डलता है, लिक्विड है जिसको आराम से बेच सकते हैं, किसको बेच सकते हैं। लिक्विडिटी मतलब मैंने समझाया था, लिक्विड मतलब फ्लो, हाउ इजीली एन एसेट और कोई चीज़ मार्केट में फैल सकती है, ठीक है, क्लियर है, पक्का। इसीलिए कहते हैं जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है ना, इन्फ्लेशन मतलब पैसा ज़्यादा आ गया, तो आराम से कोई घर बना रहा है, कोई पकोड़े बेच रहा है, कोई ट्रैफिक सिग्नल पे हाथी को यहाँ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो जल्दी जल्दी पैसा घूमता रहता है, तो लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, जैसे पानी बह रहा है पैसे की तरह। लेकिन जब रिसेशन आ जाता है ना, कोई 10 रुपये खर्च के नहीं राजी होता, लिक्विडिटी कम हो जाती है मार्केट की। बात समझ आ रही है? ठीक, आप बताओ मनी मल्टीप्लायर का जनरल फार्मूला क्या होता है। खाली होता है ये? अच्छा, आप बताओ मनी मल्टीप्लायर का जनरल फार्मूला क्या होता है। CRR, बिल्कुल सही। CRR ज़्यादा तो मनी मल्टीप्लायर ज़्यादा, ठीक है। ट्रू और फॉल्स बताना, आप बताओ। बैंक कैन यूज ट्रेजरी बॉन्ड एज CRR डिपॉजिट। बैंक्स कैन यूज ट्रेजरी बॉन्ड एज CRR डिपॉजिट। क्यों? क्योंकि CRR का नाम ही है कैश रिजर्व रेशो, ओनली कैश। कहाँ यूज कर सकता है बॉन्ड? SLR में। बात समझ आ रही है? पक्का। बिटकॉइन, ठीक है, देखो मैं समझाता हूँ। मैंने आपको कल क्या समझाया था, ये फेड था, RBI कह लो, ठीक है। इंडिया में रिसेशन आया 2009 में, 2009 में आया, तो लोगों को ये लगा, ठीक है, कि हमने पूरी ज़िंदगी मेहनत की और हमने पैसा RBI को दिया और RBI हमारा पैसा बचा नहीं पाया, लगा। तो लोगों को लगा कि जैसे डेमोक्रेसी होती है ना, बिटकॉइन इज़ बेसिकली डेमोक्रेसी ऑफ मनी, मनी बीइंग डेमोक्रेटाइज्ड, ठीक है। लोगों को लगा पैसा भी हम अपना ही बनाएंगे। तो ब्लॉकचेन क्या करता है, आप ऐसे होता है, ठीक है। तो बेसिकली आप खुद समझो पैसा चीज़ क्या है, सबने ये डिसाइड, RBI इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सोसाइटी ना, सबने वो डिसाइड किया RBI ने कि यार ये प्रिंट होगा, इससे आदान प्रदान होगा। तो लोगों ने बोला कि यार मैं ब्रेड बेचता हूँ, तू कुछ और बेचता है, हमें ट्रांजैक्शन करनी है ना, तो ये कहाँ से आ रहा है बीच में, और ये हमसे पैसे लेता है और फिर बैंकरप्ट भी हो जाता है बीच में। बात समझ आ रही है? तो लोगों ने बोला इसको हटाओ, ब्लॉकचेन लो, जो कल समझाई थी, उसी से पैसा निकाल लो। पैसा असल में आप देखो, पैसा अगर बिल्कुल सेंस में देखो है तो एक नोट ही ना,
वो तो सब ने, पूरी सोसाइटी ने एग्री किया कि दिस नोट कैरीज वैल्यू, ताकि ट्रांजेक्शन हो। बट एट द एंड ऑफ द डे कि नोट है, कल को इस नोट की जगह कोई डिजिटल फॉर्मेट को सब मानने लगेंगे तो वो हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो लोगों ने बोला इसको हटाओ, ये हमें धोखा देता है। ये बात हुई थी फेडरल रिजर्व जो यूएसए के, इसको हटाओ अपना पैसा बनाओ। तो इन लोगों ने 3-4 मिले, इन्होंने ब्लॉकचेन बनाई, अपना पैसा निकालना स्टार्ट किया, जिसका नाम हो गया बिटकॉइन। तो बिटकॉइन इज वो वाला पैसा जनरेटेड जिसमें सेंट्रल बैंक का रोल ही नहीं है। तभी तो गवर्नमेंट डरती है, तभी तो बिटकॉइन लीगल नहीं कर रहे, क्योंकि बिटकॉइन में गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर सकती। तो ये सब जितने भी, फॉर एग्जांपल चाइल्ड पोर्नोग्राफी जितनी भी चलती है, सारी पेमेंट्स बिटकॉइन से होती हैं। जितनी सेक्स ट्रैफिकिंग चलती है, सारी पेमेंट इससे होती है। जितने मालवेयर और रैंसमवेयर के अटैक्स होते हैं, सारी पेमेंट बिटकॉइन से होती हैं। टेररिस्ट एक्टिविटीज आजकल बिटकॉइन से हो रही हैं। अब रेगुलेट देखो, अगर आपने खाते से पैसे भेजने हो, कहीं अटैक करवा दो, तो पकड़े जाने का चांस है ना। बिटकॉइन में है ही नहीं, कोई है ही नहीं रेगुलेशन पे। इनफैक्ट अगर अभी बैंक से पेमेंट्स होती है ना, जो अटैक्स वो नहीं पकड़ी जाती, क्योंकि आप पेमेंट पर थोड़ी लिख के भेज रहे हो कि मैं अटैक के लिए पैसा जा रहा है। वो तो आप ये गैस करते हो, मतलब एजेंसीज ये गैस करती हैं कि एक जगह बड़े सालों से ज़्यादा पैसा आ रहा है, कुछ होने वाला होगा, बैंक अलर्ट कर देता है। बिटकॉइन में तो है ही नहीं कोई चेक करने वाला, कुछ हो ही नहीं पाएगा, इसीलिए लीगल नहीं है। मेरे दोस्तों ने हमने 2017, 18, 19 में, मतलब जब 3rd, 4th ईयर में थे, स्टार्टअप शुरू किया था बिटकॉइन का, तब तक कोई रूल नहीं आया था। तो 2019 में आरबीआई ने बोला बिटकॉइन इज बैंड इन इंडिया। बहुत लॉस हुआ था, लोगों ने फंडिंग ले ली थी 30-30 करोड़ की, लेकिन फिर लॉस में चले गए सारे। करना पड़ेगा आप, ठीक है 2-3 स्टार्टअप नहीं बन पाएंगे इंडिया में, लेकिन इंडिया इतनी वॉलेट, इतनी प्रॉब्लम्स है ना, इंडिया 3rd वर्ल्ड कंट्री है ना इंडिया। तो अगर ये 2-3 स्टार्टअप्स के चक्कर में यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ 1000 गुना होगी, तो कौन अकाउंटेबल है उसके लिए? इंडिया में तो आगे ही कितनी ये सब चाइल्ड ट्रैफिकिंग कितनी होती है। ट्रेन में जाओ आप, छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करके ले रहे होते हैं। इंडिया में बहुत ट्रैफिकिंग होती है। इंडिया में ये सब अभी नहीं कर सकते, अभी देखते हैं एक बार लॉ एंड ऑर्डर सेट। इसीलिए चाणक्य ने बोला था कि लॉ एंड ऑर्डर सेट करो, सब सेट हो जाएगा। अगर लॉ एंड ऑर्डर सेट हो ना, तो अभी इंडिया में बिटकॉइन के स्टार्टअप बन जाए। ठीक है, आप बताओ ट्रैफिकिंग कौन से आर्टिकल में है कॉन्स्टिट्यूशन के? ट्रैफिकिंग आर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में है, कौन से आर्टिकल में है? तुक्का क्या मार रहे हो? फंडामेंटल राइट है या नहीं? ऐसे कैसे याद नहीं है आपको? फंडामेंटल राइट नहीं याद है, गलत बात है। आप 1 साल से पढ़ रहे हो ना, गलत बात है। किसको कॉन्फिडेंटली आता है ट्रैफिकिंग वाला? चाइल्ड लेबर के जस्ट पास ही है। चाइल्ड लेबर का कौन सा है? 14 इज इक्वालिटी। कल मेरे को नहीं पता, 1 घंटा निकाल के एटलीस्ट देख के तो आओ यार। फंडामेंट 14 से 30, हाँ रेमेडीज 32 है, 24 है चाइल्ड लेबर, 23 है ट्रैफिकिंग। अनटचेबिलिटी कौन सा है? ठीक है, या 18 कौन सा है? टाइटल्स। क्लियर है? अब एक चीज़ समझो, आज हमने पूरा दिन क्या करना है, ध्यान से देखो। देखो जो आपको कल मनी के छोटे छोटे पॉइंट्स दिखाए थे ना, कि कौन करेंसी नोट, कॉइन कौन इशू करता है? कॉइन्स आर इशूड भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बस यही हाल, बेचता आगे कौन अपनी गाड़ियाँ लगा कर, वो मैटर नहीं करता। करेंसी नोट्स आर इशूड भाई नॉट ऑल, विच वन बाई आरबीआई? कौन सा नहीं करता आरबीआई? वो कौन करता है? गवर्नमेंट। साइन करता है सेक्रेटरी। कितनी लैंग्वेज होती है करेंसी नोट पे? प्लस 200 रुपये के नोट पे क्या बना होता है? पक्का? मेरे को तो नहीं याद है, मैं तो इसे पूछ रहा हूँ। 2000 वाले पे मंगलयान, ठीक है। आपने गगनयान बोला था ना एक दिन, गगनयान तो अभी आने वाला है। अब देखो एक बार, ठीक है, ध्यान से देखना। ये आरबीआई है, आरबीआई, ठीक है। ये है लेट से, अभी बैंकों के नाम ले रहा हूँ, पीएनबी। पीएनबी क्या होता है? ठीक है। ये है एसबीआई, एक प्राइवेट भी कर लेते हैं। ये कौन सा है? कोटक महिंद्रा। आईसीआईसीआई आपको सबको पता है।
तो पहले तो आरबीआई ने बोल दिया कि यार हर बैंक का एसेट लायबिलिटी मिसमैच मतलब होना चाहिए, क्यों? इमरजेंसी के लिए। तो वो तो एसएलआर सीआरआर रखा ही है, सबने रखा है। ठीक, अब क्या होता है कि ये आरबीआई से पैसे हर एक टाइम पे ऐसे चल रहा होता है इनका। ठीक है, क्लियर है? एसएलआर सीआरआर तो है, मतलब वो तो रखा ही है। उसके अलावा भी तो डिपॉजिट है, ज़रूरी थोड़ी है कि इसके पास 1000 करोड़ था, लेट से 1000 करोड़, इसने क्या किया 200 करोड़ रख लिया जो एसएलआर सीआरआर, 800 करोड़ बचा। यूजुअली 800 का 800 करोड़ इज नॉट एक्सटेंडेड, लोन लेने वाले कितने ही लोग हैं। तो इसने ध्यान, इसको सिर्फ बता रहा हूँ, लेट से इसके पास था 1000 करोड़, ठीक है, इसने 200 करोड़ रख लिया तो बचा कितना 800 इसने लोन में रखा होता है, उस 800 का भी डिवीजन होता है, लेट से 400 इसके पास अभी भी बचा है और 400 इसने लोन में दे दिया। ठीक है, अब हो सकता है लोन मांगने कोई कल और आ जाए तो ये 400 खुद नहीं रखता, ये 400 यहाँ चले जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, प्लीज़ सोचना, अब ये 400 ये इसको देगा तो ये नहीं बोलेगा कि मेरे को इंटरेस्ट दे, इस पर पैसे दे रहा है ना आरबीआई को। ठीक है, ये तो लोन में चला गया, इस पर तो ये ब्याज ले ही रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, एक से ही समझते ताकि आपको ना इनसे बड़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। प्लीज़ ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी मॉनिटरी पॉलिसी है ये। तो लेट से आरबीआई था, नीचे कोई बैंक था पीएनबी, ठीक है, 1000 करोड़ डिपॉजिटर ने पैसा डाला। ठीक है, बचा कितना जो लिमिट है, ये मैं प्लीज़ बार बार आपको बोल रहा हूँ 200 करोड़, क्योंकि रफली ये 20% बैठता है। एसएलआर होता है 12-13 और सीआरआर 4, ये ऐसा नहीं है 20% होता है, आपको बस वो देखना है होता क्या सीआरआर एसएलआर, जो एग्जैक्ट नंबर्स है ना वो बस पेपर के पिछले महीने के करके जाने होते हैं, बदलते रहते हैं ना, बस अभी ये समझो। आगे कितना बचा था 800 करोड़, उसके दो कंपोनेंट्स हैं, पहला 400 करोड़ लेट से रिजर्व है, अभी भी रिजर्व जो कि लोन की फॉर्म में जा सकता है, और लेट से 400 ऑलरेडी लोन की फॉर्म में जा चुका है। ठीक है, अब ये रिजर्व अपने पास तो रखेगा नहीं, कितनी ये क्या करेगा, ये इसको आरबीआई को दे देगा। ठीक है, अब ये बोलेगा कि मेरे को इस पर इंटरेस्ट चाहिए, 400 करोड़ इज वैल्यू, ये तो कम नंबर्स हैं, बॉम्बे शॉम्बे की ब्रांच में तो बहुत ज़्यादा होते हैं। इनफैक्ट ये बड़ी ब्राह्मणा का एरिया ना, जो इधर जो ब्रांचेज है बैंक की, इनकी डीलिंग्स देखना कितनी ज़्यादा होती हैं। 400 करोड़ की आरबीआई को देगा, तो ये बोलेगा आरबीआई कि इंटरेस्ट दे, ये बोलेगा बैंक। अब सपोज करो, खुद सोचो, आरबीआई इसको इंटरेस्ट देगा, आरबीआई इसको कितना इंटरेस्ट देता है इस बात से ये डिसाइड होगा कि इसकी मर्जी करेगी रखने में या नहीं। फॉर एग्जांपल, अभी कल को बैंक को आपको सामने वाली पार्टी कितना इंटरेस्ट दे रही है, इससे ही तो डिसाइड होगा ना कि आप उसके पास पैसा जमा कराओगे या नहीं। बात समझ आ रही है? अगर आरबीआई इसको बड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट दे दे, बड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट दे दे, तो ये इसके पास ये क्या, ये भी जमा करा देगा, बोलेगा लोन रहने दो, इधर जमा करो। ठीक है, और अगर आरबीआई इसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दे, ये बोलेगा भाई ये जो यहाँ बचा हुआ है आरबीआई के पास नहीं रखना, चाहे आगे कोई मेरे को कम पैसा दे पर मैं लोन में दूंगा। अब ध्यान से समझो, आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट से ये डिसाइड कर रहा है कि बैंक का पैसा मेरे पास ज़्यादा आएगा या बाहर ज़्यादा जाएगा, कर रहा है डिसाइड, कर रहा है ना। यही देखो ना, अगर आरबीआई अपना इंटरेस्ट ज़्यादा दे दे तो ये सारा पैसा ये यहाँ रखेंगे, ये बोलेंगे लोन वोन हटाओ इधर रखो। ठीक है, और अगर आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट कम कर दे तो ये बोलेंगे भाई इधर कुछ फ़ायदा नहीं है, इधर भेजो। जैसे आजकल पता क्या हुआ है, हुआ कि लोगों ने स्टॉक मार्केट में पैसा म्यूचुअल फंड में क्यों लगाना शुरू, लोगों को रियलाइज़ हो गया, लोगों को लगा कि महंगाई दर 8% है और बैंक 6% इंटरेस्ट देता है, तो हम क्यों रखें बैंक में पैसा, तो लोगों ने स्टॉक मार्केट वहीं रखेंगे ना जहाँ फ़ायदा मिले। तो अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट बड़ा ज़्यादा देता है तो ये अपना सारा पैसा इधर डालेंगे, और अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम देता है तो सारा पैसा बाजार में लगा देंगे, वहाँ से फ़ायदा मिलेगा। तो आरबीआई इज एबल टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी बाई इट्स इंटरेस्ट रेट्स। सब लिखवाऊंगा, प्लीज़ समझो अभी। ठीक है, इसी को कहते हैं आरबीआई के मॉनिटरी, ये होती है मॉनिटरी पॉलिसी। व्हाट इज मॉनिटरी पॉलिसी? पॉलिसी जो डिटरमाइन करती है मनी का फ्लो कैसा रहेगा कंट्री में। क्लियर है? और ये है मॉनिटरी पॉलिसी के टूल्स।
टूल्स में एक समझाया मैंने, इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इसको कहते हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, क्लियर है। प्लीज़ समझो आरबीआई कुछ कुछ करके ना, जैसे कुछ कुछ करके आरबीआई बैंक्स को या तो अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ या रिपेल करता है। जब अट्रैक्ट करेगा तो पैसा खींच लेगा देश से, और जब रिपेल करेगा तो पैसा मार्केट में फ्लो करवाएगा। तो आरबीआई इज एबल टू डिसाइड मनी फ्लो करेगी मार्केट में या मनी नहीं करेगी, यूजिंग इट्स टैक्टिक्स। उस टैक्टिक्स का कुछ नाम होता है, और ये पूरी जो गेम खेलता है ना आरबीआई, इसका नाम होता है मॉनिटरी पॉलिसी। बात समझ आई? पक्का? ये बिगर पिक्चर समझो, आरबीआई सारे बैंकों के साथ गेम खेल रहा है, अपनी इंडिकेट कुछ अपनी वो बदलता है, और बैंकों को या तो मतलब इंसेंटिव देता है कि आप आगे पैसा बढ़ाओ, या फिर खींचता उनसे पैसा। इससे मार्केट, बैंक को नहीं तो आगे दुकानदार को देना है, तो आरबीआई ने बैंकों से खींच दिया, दुकानदार से भी आ गया वापस। क्लियर है? हेडिंग डालो मॉनिटरी पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी अभी मिक्स ही है, मनी का भी पार्ट है ये, इतनी कोई वो नहीं है। पहली आप 16 क्लासेस को ना बस इंपॉर्टेंट मानो, कोई वो नहीं है ज़्यादा। मॉनिटरी पॉलिसी, ठीक है, एक मिनट बस। मॉनिटरी पॉलिसी, लिखना मॉनिटरी पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी refers to all those operations that any central bank ब्रैकेट में आरबीआई, हमारा वाला कौन सा है? आरबीआई। एनी सेंट्रल बैंक ब्रैकेट क्लोज undertakes to control the flow of money in an economy। बात समझ आ गई? the flow of money in an economy। लिखना in India this is carried out by समझो एक बात ध्यान से, देखो आरबीआई करता था ये काम, ठीक है। हुआ क्या, पहले क्या हुआ कि आरबीआई अपनी पॉलिसी, मतलब आरबीआई क्या डिसाइड कर रहा है कि पैसा जाएगा या पैसा नहीं आएगा, ठीक है। और इलेक्शन में वोट किसको, देखो पैसा मार्केट में है नहीं, इससे लोगों का दिमाग खराब होता है, मतलब चेंज होता है ना, और लोगों ने वोट आरबीआई को थोड़ी देने हैं, लोगों ने वोट किसको देने हैं? गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने 2000 मोदी जब से आए, तो इन्होंने, मोदी ने आते ही सोचा कि काम आरबीआई कर रहा है, ठीक है, और तब तक तो सारे बाबू कांग्रेस के थे ना, तो वो मानते भी नहीं थे इनकी। तो मोदी ने आते ही सोचा कि काम आरबीआई कर रहा है, कल को पैसा नहीं रहा बाजार में तो वोट मेरे को नहीं पड़ेंगे। तो मोदी ने बोला कि आरबीआई की ये पावर मैं काट रहा हूँ। मोदी ने बोला एक स्पेशल बॉडी बनेगी, अब आरबीआई ही डिसाइड करेगा। उस बॉडी का नाम है मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। तो इसमें क्या, आरबीआई तो होगा ही, आरबीआई के बंदे प्लस गवर्नमेंट के भी बंदे बैठेंगे, ताकि गवर्नमेंट को भी तो से हो कि भाई पैसा बढ़ाना है मार्केट में या नहीं बढ़ाना। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? इन इंडिया दिस इज कैरिड आउट बाई, कैपिटल में मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। लिखना इट इज जनरली कैरिड आउट
It is generally carried out every 6 months. 6 months. सॉरी एवरी 2 months था, सॉरी 6 times a year. एवरी 2 months है, एवरी 2 months ब्रैकेट में 6 times a year. 6 times a year. प्लीज करेक्ट कर लेना, 6 times per year. क्लियर है? पक्का? देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, पहला टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. अब समझो इस बात को, अगर बैंकों ने मतलब आरबीआई ने ऐसा कुछ किया कि बैंकों ने पैसा रिलीज कर दिया मार्केट, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई, बात समझ आ रही है? और अगर तो उस लेवल पे रखना होता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे. मैंने कल समझाया था इन्फ्लेशन अगर बड़ी कम हो गई तो तब भी रिसेशन, और बड़ी ज़्यादा हो गई तो तब भी प्रॉब्लम है. ठीक है, तो पहला काम है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. दूसरा टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी. एक ही बात है ये दोनों, टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी. टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी. तीसरा टू एंश्योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ये सब फालतू के पॉइंट है पर ठीक है, लिख लो. टू एंश्योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होगी? जब देश में उतना पैसा होगा जो जितना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं करना है और कम भी नहीं करना है. टू एंश्योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक, अब ध्यान से देखना, दो तरह के ऑपरेशन है ना, ऑपरेशंस. ठीक है, ऑपरेशंस समझो. तो दो तरह के ऑपरेशन होते हैं. ठीक है, पहला होता है क्वांटिटेटिव. प्लीज समझो इस चीज़ को. क्वांटिटेटिव क्या होता है? आप उस चीज़ को मेजर कर सकते हो. ठीक है, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट 4% था, ठीक है, कितना कर दिया? 2%. मेजर कर सकते हो, तो ये क्वांटिटेटिव टूल है. ठीक है, और कुछ होते हैं क्वालिटेटिव. क्वालिटी का कोई मेजरमेंट नहीं होता ना, ये अच्छा है तो क्वालिटेटिव क्या होता है? एक एग्जांपल दे रहा हूँ, परसुएशन. परसुएशन फॉर एग्जांपल, कभी नोटिस करना, जब दिवाली आती है ना तो आरबीआई पता है क्या बोलता है? मतलब सबको, बैंक्स को जाता है, मेल आता है कि प्लीज़ थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम कर दो. तो आरबीआई खुद से नहीं कम करता है रेपो रेट, वो जो इंटरेस्ट रेट है, आरबीआई ऐसे लेटर भेजता है, प्लीज़ थोड़ा देख लेना, इंग्लिश में लिख के, कि मतलब समझ रहे हो. तो आरबीआई ने कुछ क्वांटिटी में चेंज नहीं किया, बस परसुएड किया बैंक्स को कि क्योंकि फेस्टिव सीजन आ रहा है तो पैसा चाहिए मार्केट में, परसुएशन. बात समझ आ रही है? या फिर आरबीआई कभी कभी डंडा भी चलाता है, ये क्या होगा? परसुएशन मार्केट. या फिर कभी कभी कहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल क्रेडिट रेश एक होता है, क्रेडिट कुछ मैं लिख पाऊंगा, उसमें क्या कहता है आरबीआई कि अब अगर आपने इसके बाद ये किया तो देख लेना फिर. तो ये टूल्स क्या हैं जिसमें आरबीआई नंबर्स में चेंज नहीं कर रहा है, बस बोल रहा है कि कर लेना ऐसा. तो दो तरह के टूल, फॉर एग्जांपल आपकी कुछ है ना, जैसे आप चीज़ करते हो, फॉर एग्जांपल जिम गए तो कोई चीज़ मेजर हो सकती है, ट्रेडमिल में कितना चले, बाकी चीज़ें मेजर नहीं हो सकती ना. कुछ मेजर वाले वो दे आर क्वांटिटेटिव ऑपरेशंस, कुछ नहीं कर सकते वो है क्वालिटेटिव. ठीक है, लिखना ये 3 ही पॉइंट लिखो, ये फालतू की चीज़ें कभी काम नहीं आएगी. अब लिखना मॉनेटरी पॉलिसी कंसिस्ट ऑफ 2 types of operations. Monetary policy is carried out. Monetary policy is carried out in 2 types of operations. In 2 types of operations. 2 types of operations. ठीक है, और ऐसे फ्लो चार्ट में लिखो बस, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, और क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव. एक एक एग्जांपल लिखो ताकि याद रहे. ऐसे तो दोनों में 6 पढ़ने हैं हमने. क्वालिटेटिव मतलब मेजर नहीं किया. फॉर एग्जांपल परसुएशन, याद रहेगा,
परसुएशन, और क्वांटिटेटिव में बोलो अभी इंटरेस्ट रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट को मेजर कर सकते हैं ना, इंटरेस्ट रेट, बस ये याद रखो। ठीक है, अब मैंने आपको बोला 2016 के बाद गवर्नमेंट ने ये बोला कि पैसे के से वोट हमें मिलते हैं, तो इसलिए हमें अपने बंदे भी चाहिए। हेडिंग डालो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये कुछ नहीं था ऑब्जेक्टिव से कुछ काम, जब मैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, हाँ एक ही अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करोगे तो उसको इन्वर्स भी तो कंट्रोल करोगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लिखना, इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी set up by RBI and set up by RBI and government on a mutual understanding, on a mutual understanding। स्टैट्यूटरी क्या होती है? कानून, स्टैट्यूट होता है कानून, ऑन ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ब्रैकेट में लो 2015, मोदी जी ने आते ही 2 काम किए थे। हाँ पार्लियामेंट से पास होती है, पार्लियामेंट से, और कहाँ से कानून पास होगा? टाइम ये बनाते हैं ना कमेटी जिसमें तो आरबीआई गवर्नमेंट बना दी है, गवर्नमेंट बना दी। ऐसे नहीं होता कानून, स्टैट्यूटरी मतलब पार्लियामेंट। इंडिया में कानून कहाँ बनता है? पार्लियामेंट, या तो लोग यहाँ बनते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट में, वो स्टेट के स्टैट्यूट है, ये तो देश का है ना। क्लियर है? संगमेर की तरह नहीं पीपल के नीचे बैठे और स्टैट्यूट बन गया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अगला कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, पता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो कॉन्स्टिट्यूशन में है? ऑफिस ऑफ लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक दफ्तर होता है, जैसे ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। वैसे ही एक ऑफिस होता है, ऑफिस ऑफ लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, एनसीबीसी कॉन्स्टिट्यूशनल है, बिल्कुल सही। अमेंडमेंट कौन सी है? बिल्कुल सही है। 1950 नहीं, अभी 2 साल पहले 1950 के फर्स्ट अमेंडमेंट आई थी, 9th। ठीक है, एनसीएससी, एनसीएसटी नेशनल कमीशन, सुनिए ना, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ये नहीं है, इसकी बात चल रही है अभी। ठीक है, ये सब ठीक है। तो कहाँ थे हम, कहाँ से आए यहाँ पे? अच्छा ठीक है, लिखना मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स। एमपीसी लिखना आप सिर्फ, एमपीसी, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स, of 6 members। नीचे लिखो फर्स्ट, 3 members are from the RBI side, 3 members are from the RBI side, 3 members are from the RBI side। लिखो ये तीनों, कौन कौन बैठता होगा गैस करो आरबीआई की तरफ से? पहला लिखो गवर्नर, कौन है गवर्नर? शक्तिकांता दास, बिल्कुल शाबाश, शक्तिकांता दास। नहीं लिखना, नाम नहीं लिखना, पहला गवर्नर, गवर्नर ऑफ आरबीआई। दूसरा कौन बैठता होगा? दूसरा डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई के? 4। डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। तीसरा बंदा कौन बैठाता होगा आरबीआई? वो जो ऐड देता है केएल राहुल, वो केएल राहुल ऐड देता है ना आरबीआई की, वो बैठता होगा कमेटी में? सोच रहे हैं भाई, नहीं बैठता होगा, उसको क्या आता है? तीसरा बंदा कौन बैठता है? 1 नॉमिनेटेड होता है आरबीआई का फ्रॉम अमंगस्ट इस ऑफिसर्स। देखो 1 person इज नॉमिनेटेड बाय आरबीआई,
1% इज नॉट, आरबीआई ग्रेड बी का पेपर होता है ना, यही लोग ऊपर जाके बनेंगे अफसर आरबीआई के, सुना आरबीआई ग्रेड बी का पेपर, तो यही लोग ऊपर जाके आरबीआई के अफसर बन जाते, उन्हीं में से 1% इज नॉमिनेटेड, 1% इज नॉमिनेटेड फ्रॉम द फ्रॉम या अमंगस्ट इट्स ऑफिसर्स, कुछ भी लिख दो, 1% इज नॉमिनेटेड फ्रॉम इट्स ऑफिसर्स, फ्रॉम इट्स ऑफिसर्स। नेक्स्ट, 3 members are nominated from the government side, 3 members are nominated from the government side। मोदी जी है ना, वो 3 लोग रखे हैं, अभी आप नोटिस करना, जो ऐसे बहस वाले हैं ना तीनों, 3 members are nominated from the government side, from the government side। Three members are nominated from the government side। अब इसका कुछ नहीं है, ठीक है, इसका कुछ नहीं है, ठीक है। इसका ये है कि देखो मान लो आरबीआई का गवर्नर है, ठीक है, अब सपोज शक्तिकांता दास काल को 60 का हो जाए और रिटायर हो जाए तो वो नहीं रहेगा मेंबर, इसका अपने आप नहीं रहेगा। लेकिन जो गवर्नमेंट साइड से आते हैं ना, उन पे रिटायर, ये लिखने की बात है, समझ लो बस, उसमें रिटायरमेंट कंडीशन नहीं है, उसमें बस 4 साल का फिक्स टेन्योर है, ठीक है। गवर्नमेंट किसी भी 3 को नॉमिनेट कर सकते, किसी भी 3 को, किसी, अभी जो आप देखना लिस्ट को ना, एक तो शायद इकोनॉमिक्स की यूनिवर्सिटी दिल्ली में उसका बंदा बैठता है, ठीक है, गवर्नमेंट किसी को भी नॉमिनेट कर सकते। आरबीआई के 3 फिक्स हैं, कौन कौन, खुद गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और एक अपने अफसरों में से। क्लियर है? नेक्स्ट ये लिख लो लाइन, द 3 पर्सन सेलेक्टेड बाई गवर्नमेंट, द 3 पर्सन सेलेक्टेड बाई गवर्नमेंट, the 3 persons selected by government are decided by a committee, are decided by a committee, by a committee headed by cabinet secretary, headed by cabinet secretary। headed by cabinet secretary। ठीक है, अब लिखो नीचे, देखो आरबीआई का मेन, देखो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स लिखा है, उसमें आज आके मोटी बात क्या है कि पैसा कंट्रोल करना है ना, और पैसा इन रिटर्न क्या डिसाइड करता है, इन्फ्लेशन। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अगर कोई पूछे क्या काम है, एक काम है, और आप ये नहीं बोलोगे पैसा, वो तो लेमैन स्टेटमेंट होगी ना, आपको बोला इन्फ्लेशन कंट्रोल करना काम है। इन्फ्लेशन की जो रेट है ना, वो कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो आरबीआई ने ये बोला, ध्यान से समझो, मॉनेटरी पॉलिसी ये कहती है कि 4% रहे तो आइडियल है, अगर 4% रहे ना इन्फ्लेशन तो आइडियल स्टेट है, आइडियल, लेकिन इतना रह नहीं सकता, ठीक है। आप हर बार 4% को नहीं रख सकते, कभी तेल महंगा हो गया सऊदी अरब से, कभी कुछ तो चेंज होगा, तो एक वो देते हैं स्प्रेड, स्प्रेड समझते हो बैंक का, जैसे बैंक का स्प्रेड होता था ना, बैंक का स्प्रेड क्या होता है, लैंडिंग माइनस बोरोइंग, ठीक है, वो स्प्रेड होता है। तो ये बोल रहा है कि यार 6 से ऊपर आप कभी नहीं जाओगे, ठीक है, और 2 से नीचे कभी नहीं जाओगे, ठीक है। अब ये भी पंगे वाली चीज़ है, ठीक है। मान लो अभी वॉर हो गई, ठीक है, वॉर हो गई अगर, ठीक है, तो तब तो 6 क्या कितना भी चला जाएगा, तेल महंगा होगा ना, और इंडिया में तेल इज़ द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, फ्यूल इज़ द सोर्स ऑफ एवरीथिंग ना, फ्यूल महंगा तो गैस सिलेंडर महंगा, गैस सब चीज़ें महंगी, गैस फ्यूल महंगा तो जो हमारा ढो रहा है सामान ट्रक, वो चार्जेस ज़्यादा लेगा, हर चीज़ महंगी, गाड़ी की कॉस्ट महंगी, सब चीज़ें महंगी। तो अगर ऐसा हो जाए, फिर ये इन्होंने कंडीशन डाली कि यार ये भी तो ब्रीच हो सकता है। इन्होंने बोला कि हाँ ब्रीच हो सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, लेकिन इन्होंने बोला अगर ये ब्रीच होगा इमरजेंसी में तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए। इन्होंने बोला ये अगर ब्रीच होगा 2 बार तो कुछ नहीं करना, लेकिन अगर 3 बार लगातार ब्रीच हो गया तो इसका मतलब देश में कुछ पंगा हो गया। मेरी बात समझ आ रही है? सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, 4% रखो, फिर उन्होंने बोला नहीं एक टारगेट तो नहीं रख सकते ना, कभी कोई फसल आ रही कभी कोई, तो 2 से 6% तक रखो।
फिर उन्होंने बोला कि यार ये भी तो वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, नेचुरल डिजास्टर, क्या क्या हो सकता है ना। उन्होंने बोला कि यार ये भी ब्रीच हो सकता है, ये भी ब्रीच हो सकता है। तो उन्होंने बोला ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर के लिए आएगी वॉर, नेचुरल 6 महीने। तो 3 क्वार्टर के बाद अगर ये ब्रीच होता रहे तो फिर वापस मिलना है हमने, फिर देखेंगे क्या चेंज करना है। क्लियर है? लिखो, लिखना, इन्फ्लेशन टारगेट इज द मेन रोल ऑफ एमपीसी। इन्फ्लेशन टारगेट इज द मेन रोल ऑफ एमपीसी। Inflation target is the main role of MPC. MPC, Monetary Policy Committee. लिखना, at present the inflation target is 4%. 4 सीधे लिखा करो ना, 4 ऐसे, इस 4% विद ए सीलिंग ऑफ, सीलिंग क्या होती है? अपर कैप, सीलिंग को कहते हैं ना अपर कैप, विद ए सीलिंग ऑफ सीलिंग ऑफ 6% एंड ए फ्लोर ऑफ, फ्लोर क्या होता है? लोअर लिमिट, एंड ए फ्लोर ऑफ 2%। आप ना ये लिखने वाली बातें तो हो गई, आप चुपचाप ये लिख लो, 4 ± 2% कभी नहीं भूलेगा। क्लियर है? 4 ± 2%। सीलिंग क्या हो गई? 6, लोअर क्या हो गया? 2। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, however if target is not met for 3 consecutive meetings, the target must be decided again. The target must be decided again. The target must be decided again. ठीक है, अब आ जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, अब आ जाओ, हेडिंग डालो, ऑपरेशंस को कहते हैं टूल्स, दोनों लिखो, ऑपरेशन/टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ऑपरेशन/टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आप बताओ, लास्ट इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस कितनी है टोटल? प्रिंटिंग प्रेस मतलब जो आरबीआई की प्रिंटिंग चेस्ट वॉल्यूम 4, कहाँ है? हाँ शाबाश, हाँ, मैसूर, सालगोनी। वेस्ट बंगाल है ना। टूल्स, ऑपरेशंस ऑफ, ठीक है, पहली सब हेडिंग डालो, क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स। एक मिनट बस, क्वांटिटेटिव टूल्स लिखो। फर्स्ट रेपो रेट, पहला इसके अंदर रेपो रेट, रेपो रेट, रेपो रेट।
सेकंड लिखो रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट सेकंड। पहले सारे लिख लो फिर एक एक करके पढ़ेंगे। रिवर्स रेपो रेट। थर्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सबकी वो भी लिखते जाना जो होता है एक्रोनियम। रेपो रेट का RR, रिवर्स रेपो रेट का RR, इसका RRR, इसका OMO। ठीक है, अगला अब ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या समझाया कि टूल्स क्या हैं कि वो करके RBI पैसे का फ्लो रोक रहा है। ठीक है, CRR ध्यान से सोचो, CRR एक तरह का क्वांटिटी वाली चीज़ है ना, परसेंटेज आती है। ठीक है, और CRR ज़्यादा कर देगा RBI, इवन CRR से भी तो कंट्रोल कर रहा है वो कि कितना पैसा जा रहा है। तो फोर्थ लिखो कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो ब्रैकेट में CRR। अगला लिखो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, उससे भी कंट्रोल कर रहा है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। और लास्ट वो याद है बैंक रेट, बैंक रेट है ना, बैंक रेट से भी तो कंट्रोल कर सकता है पैसा जाएगा या नहीं। सिक्स लिखो बैंक रेट। नेक्स्ट लिखो क्वालिटेटिव टूल्स, क्वालिटेटिव टूल्स। पहला लिखो मॉरल परसुएशन, मॉरल परसुएशन, मॉरल परसुएशन। नेक्स्ट ये क्या एग्जांपल, अभी सब लिखवाऊंगा मैं। ये क्या एग्जांपल कि यार आपने दिवाली आई, बैंकों को मेल कर दिया कि प्लीज़ थोड़ा इंटरेस्ट रेट खुद से कम कर दो, क्लियर है, या प्लीज़ ऐसे स्कीम्स भी तो आ जाती हैं। बैंक दिवाली की स्कीम नहीं आती बड़ी बार बैंक्स में कि ये थोड़े दिनों के लिए लोन बड़ा सस्ता मिल रहा है, ये मॉरल परसुएशन। अगला क्या है, ये सुना है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, PCA। ये क्या होता है, बैंक क्या बोलता है, जो बैंक बोलता है कभी कभी कि हम आप पे एक्शन लेंगे। जब एक्शन लेंगे की बात आ जाती है तो वो लोन कम देते हैं। जब किसी को हड़काना हो तो डराते हो ना आप, तो जब RBI हड़काता है किसी को तो वो क्या बोलता है, हम आप पे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लेंगे। तो ये भी एक इसका, अब इसका एक्शन लेने का कोई नंबर थोड़ी आएगा, तो दैट इज वाई इट इज क्वालिटेटिव। प्रॉम्प्ट अब सब लिखवाऊंगा मैं, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। प्रॉम्प्ट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस, उसी टाइम जो लिया जाए। प्रॉम्प्ट होता है जो तुरंत लिया जाए उसी टाइम। PCA अभी 3 बैंक हैं जिनको हड़काया हुआ है RBI ने, कौन से 3 है वो, इनको ऐसे नहीं, 3 बैंक हैं जिसको PCA लगा। करंट अफेयर होता है, रोज आता है PCA अखबार में, डेली आता है, लेकिन आज भी आया हुआ। इसीलिए देखो ना, मैं इसीलिए बोलता, आप बोलते हैं ना अखबार पढ़नी है, जब आपको ये कोई सेंस बनाती है अखबार पढ़ना, अखबार की सेंस कब बनती है जब आपको ये पूरा क्लियर हो। ये बस चल पड़ा है बाजार में कि अखबार आएगी नहीं समझ, आप PCA का रट्टा लगाओगे नहीं जब यही नहीं पता है। PCA से क्या होता है, RBI हड़काता है ताकि लिक्विडिटी कंट्रोल या ज़्यादा हो, लेकिन PCA क्वालिटेटिव टूल है। ठीक है, लिखो तीसरा। हाँ किसका, अभी ICICI में, HDFC में, और एक शायद अभी नहीं लिखो, वो बदलते जाएगा अगले महीने, कोई सेंस नहीं लिख के, पर ये याद रखो कि बदलता रहता है। फॉर एग्जांपल अगर ये पता चल जाए तो खुद सोचो, PNB ने हीरे दे दिए थे उसको, किसको दिए थे हीरे, कौन था वो फ्रॉड, नीरव मोदी। तो बैंक ने फिर RBI ने उस महीने या उस क्वार्टर में इनको भी लगाया था PCA। हड़काना पड़ता है ना थोड़ा सा कि आप ऐसे कैसे, आपके चेक्स बैलेंस नहीं थे, वो इंसान कैसे आपसे इतने पैसे लेके भाग गया। बात समझ आ रही है, पक्का, ठीक है। PCA मॉरल सुएशन, PCA। अगला है मॉरल सुएशन। परसुएशन और सुएशन में क्या फर्क होता है बताओ। मॉरल सुएशन,
बोलो, परसुएट करना है किसी को, सुएशन भी तो होता है कोई चीज़। चलो परसुएशन और मैनिपुलेशन में फ़र्क बताओ। ये तो प्रीवियस ईयर है, एथिक्स का चेक कर लेना, 2018 में आया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनिपुलेशन एंड परसुएशन? दोनों शब्द सुने हैं, बताओ। मतलब और परसुएशन, मैनिपुलेशन और परसुएशन दोनों किसी को समझाना ही होता है। मैनिपुलेशन इज विद ए नेगेटिव माइंडसेट, मैनिपुलेट किया, ठीक है। परसुएशन इज पॉजिटिव अप्रोच। जैसे हैकर और क्रैकर में फ़र्क बताया था, वही होता है, ठीक है। अगर जब 1990 में वर्ल्ड बैंक ने हमें लोन दिए थे, हमारा जब क्राइसिस था, तो उन्होंने हमें मैनिपुलेट किया था, और अब वो हमें परसुएट करते हैं, ठीक है। ये फ़र्क होता है। तो मॉरल सुएशन अभी बताऊंगा, पूरा लिखवाऊंगा। अगला लिखो, ध्यान से, ये सुना प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, बोलो प्रायोरिटी, ध्यान से समझो पहले, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ठीक है। ये क्या होता है? आरबीआई बोलता है कि जो आप लोन दे रहे हो ना, बैंकों को बोलता है जो आप लोन दे रहे हो, इसका कुछ हिस्सा कुछ सेक्टर्स को देना। फॉर एग्जांपल डिसेबल्ड लोगों को लोन देना, फॉर एग्जांपल गरीबों को लोन देना, फॉर एग्जांपल फार्मर्स को देना। अब खुद सोचो, आरबीआई क्या करे कि ऐसी नोटिफिकेशन जारी कर दे कि सितंबर के महीने सारे के सारे लोन किसानों को जाएंगे। तो क्वालिटेटिव चीज़ है ये। तो आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर डिसाइड कर लिया, तो अगर सारे के सारे किसानों को जाएंगे तो बाकी जगह से तो पैसा कम हो गया। तो आरबीआई कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन, ठीक है, यूजिंग क्वालिटेटिव टूल कॉल्ड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्लीज़ देखो, क्लैरिटी रखो कि ये क्वालिटेटिव क्यों है और इससे वो कैसे, अल्टीमेटली इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है? मनी सप्लाई कंट्रोल। वहाँ कोई भी चार लिखे होंगे और पूछ लेगा वो इनमें से क्वालिटेटिव हुआ है, क्वांटिटेटिव हुआ है। बात समझ आ रही है? अगला लिखो, डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन ये क्या होता है? मान लो किसी बैंक ने कोई फ्रॉड कर दिया, ठीक है। आरबीआई ने बोला बैंक बंद, तो बैंक बंद हो गया। जब डायरेक्ट एक्शन हो गया, तो बैंक बंद हो गया, तो वो बैंक अभी तक कुछ पैसा घुमा रहा था ना, जैसे ही बैंक बंद तो वो पैसा खत्म, बस। क्लियर है? या फिर इसका उल्टा करो, डायरेक्ट एक्शन क्या, आरबीआई ने 100 नए लाइसेंस दे दिए, तो अभी कुछ पैसा घूम रहा था, 100 नए लाइसेंस से पैसा बढ़ गया, तो आरबीआई ने एक्शन से, जो कि क्वालिटेटिव चीज़ नहीं है, एक्शन से डिसाइड कर लिया कि पैसा बढ़ेगा या घटेगा। व्हाट आर पीसीए में, तो वो पीसीए और डायरेक्ट एक्शन ये नाम है, अलग अलग हो सकता है। एक जब पीसीए लगाता है वो, दैट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एक्शन ना। डायरेक्ट एक्शन एक एक्सट्रीम स्टेप होता है, एक्सट्रीम स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज़ होता है डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट, लिख लो अभी, डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट। क्वेश्चन लिखो, प्रीवियस ईयर करेंगे, फिर एक एक टूल पे आएंगे। लिखो पहला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर द फॉलोइंग। लिखो पहला बैंक रेट, बैंक रेट। दूसरा पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक रेवेन्यू। तीसरा डेट ऑफ द गवर्नमेंट, डेट क्या होता है? DEBT, डेट, डेबिट, वो क्या? उधार, डेट ऑफ द गवर्नमेंट, डेट ऑफ द गवर्नमेंट। लिखो चौथा मॉरल परसुएशन, मॉरल परसुएशन। लिखो अगला ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। 5 है, 5। अब इनमें से मैं ऑप्शन नहीं दे रहा आपको, वो टिक कर लो जो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं, सोच के करना। टूल्स हैं,
बोलो। सर माइग्रेट, मॉडल फ्लक्चुएशन और मार्केट होगा। ठीक है, ना पब्लिक डेट है ना पब्लिक रेवेन्यू है, डेट ऑफ द गवर्नमेंट भी नहीं है, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, qualitative tools of monetary policy, qualitative tools of monetary policy, tools of monetary policy do not change inflation, do not change inflation. Next, bank rate is neither qualitative nor quantitative tool, bank rate is neither quantitative nor qualitative tool. वही ऑप्शन है जो दो स्टेटमेंट के होते हैं ना, ABCD। बताओ क्या आंसर है, क्या डी आएगा ना, इधर ए ना इधर भी। सोच लो एक बार। सोच के करना प्लीज सारे। बोलो आंसर बताओ, आप बताओ क्या आंसर, आप बताओ दोनों में से कौन सी सही है। सही है, क्योंकि सर बैंक रेट क्वांटिटी में है ना। वो तो क्वांटिटी में है तो गलत हो गई ना दूसरी। क्या लिखा मैंने, ना इधर क्वांटिटी नॉट, तो ये गलत हो गई। तो आप कह रहे हो पहली सही है। क्वालिटेटिव टूल्स भी बदलते हैं इन्फ्लेशन, बस उनमें नंबर्स नहीं एसोसिएटेड होते। क्वांटिटी और क्वालिटी में यही तो फर्क होता है। क्वालिटी में हम ये बोल सकते हैं कि एक किस्म की पॉलिसी बोल देते हैं। एक तरह की पॉलिसी है, इसको पॉलिसी टूल्स कह दो, पर पॉलिसी में भी तो नंबर आता है ना, इसीलिए नाम क्वालिटेटिव रखा है। बात नहीं, इधर आंसर है, क्लियर है। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ेंगे। पहला लिखो रेपो रेट। मैं जा रहा हूँ मैं वापस। स्कूल से आए, क्या पढ़ा आज स्कूल में? हाँ? मतलब क्या पढ़ा हिस्ट्री में? चैप्टर में क्या पढ़ा? टॉपिक, चैप्टर में टॉपिक पढ़ा। बताओ क्या पढ़ा, कुछ तो पढ़ के आए होगे। चंगेज खान किस देश का था? चाइना वाली साइड का। चंगेज च से है ना, इसलिए चाइना। और क्या पढ़ा? मीट खाता था। कुछ तो पढ़ गया, मेरे को 10 पॉइंट सुनाओ कम से कम इसके, नहीं तो स्कूल नहीं जाया करो। बताओ क्या पढ़ के आए? यार आप 4 घंटे स्पेंड करके आए ना स्कूल, ये पढ़ के चाइना वाली साइड का चंगेज खान था। ये मैं ऐसे ही बताया था फ़ोन पे, मंगोलिया का था, मंगोलिया का था ना। और क्या पढ़ा? जब चंगेज खान इंडिया है अटैक करने, अटैक किया था उसने? कौन, किसके टाइम?
इल्तुतमिश के टाइम, ये 2021 का प्रीवियस ईयर है। और क्या पढ़ा, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है हमारे पास। बोलो बोलो जल्दी बोलो। एक ही क्लास होती है आपकी पूरा दिन? वो दूसरी क्लास किसकी थी? क्या किया? ठीक है, वापिस आना, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ना जो, तो CRR को टिक कर दो, SLR को टिक कर दो, बैंक रेट को टिक कर दो। 3 पढ़ने हैं, 3 पढ़ लिए है ना हमने, इन तीनों को टिक कर दो वहां पे। CRR SLR ये पढ़ लिया ना, बैंक रेट ये पढ़ लिया, ठीक है। अब लिखो बैंक, आ जाओ रेपो रेट पे। रेपो रेट, ठीक ना। रेपो रेट इज डिफाइंड एज दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेपो रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। रेपो रेट इज डिफाइंड एज दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट, rate of interest which is charged by RBI while giving loans to banks, while giving loans to banks, while giving loans to banks। ठीक ना। द टर्म रेपो स्टैंड्स फॉर, द टर्म रेपो स्टैंड्स फॉर रीपर्चेजिंग ऑप्शन या रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट, कुछ भी होता है, आया हुआ ये पेपर में। रेपो का मतलब होता है रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट या ऑप्शन, रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट या ऑप्शन, अलग अलग करके आता है। ठीक है, अगली पहले पूरा लिख लो, लिखना। एनी चेंज इन रेपो रेट अफेक्ट्स, एनी चेंज इन रेपो रेट affects the money supply, the money supply, the money supply in the economy, in the economy ब्रैकेट में इन्फ्लेशन, in the economy ब्रैकेट में इन्फ्लेशन। ब्रैकेट में इन्फ्लेशन। अब समझना, तो रेपो रेट क्या चीज़ है कि आरबीआई से उधार ले रहा है बैंक, ठीक है, ध्यान से देखना। ये क्या है? पीएनबी, ये क्या है? आरबीआई, ठीक है। पीएनबी में पैसा है 1000 करोड़, 100 करोड़ कर लो, ठीक है, 20 करोड़ इसने रख लिया, ठीक है, और आगे कितना गया? 80 करोड़। लेट से आगे डिमांड है, डिमांड आगे लोन्स की पीएनबी का बहुत बड़ी है, तो पीएन यहाँ पे लेट से डिमांड थी 100 करोड़ की, इसको 20 करोड़ चाहिए कहीं से, ठीक है। लेट से लोन डिमांड है 20 करोड़, ठीक है, एक्स्ट्रा प्लस 20 करोड़, 100 कर दो,
100 के, तो ये 20 करोड़ इधर से आएंगे, बोलो चाहिए होंगे इसको, ठीक है। अब ये जो इससे आएंगे, ये जो चीज़ है, द रेट एट विच बैंक देता है पैसे, ठीक है, तो ये होता है रेपो रेट। किस रेट पे आरबीआई इज लैंडिंग टू द बैंक्स, बात समझ आ रही है। अब खुद सोचो, अगर ये रेट बड़ा कम हो गया, आरबीआई ने बोला कि मेरे से पैसे ले जाओ 0% पे ले जाओ, ठीक है, क्लियर है, ध्यान से देखना, ये जो रेट है ये क्या है, रेपो रेट, ठीक है। अगर रेपो रेट कम हुआ, ठीक है, सोच के बताना, अगर रेपो रेट कम हुआ तो बैंक विल बोरो, और बैंक का बोरो, बैंक बोरो किस लिए करेगा, लैंडिंग के लिए, बोरो लैंड मोर, ठीक है। इससे क्या आएगा, इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी, या इसी को कहते हैं इकोनॉमिक बूम, एक ही बात है, ये बात समझ आ रही है, ठीक है। फिर इसी को कहते हैं इजी मनी पॉलिसी, इजी मनी पॉलिसी, कि पैसा आराम से, बात समझ आ, प्लीज समझो इसको, ठीक है। क्या था, ये पीएनबी था, पीएनबी का लायबिलिटी कितनी थी, 100 करोड़, पीएनबी ने 20, ये 20 करोड़ क्या होता है, रिजर्व, ठीक है, सीआरआर एसएलआर। पीएनबी ने आगे कितना दे सकता था, पीएनबी 80 करोड़, लेकिन मार्केट की लोन डिमांड कितनी थी, 100 करोड़। तो अगर इसको पैसा चाहिए तो कहीं से लाना पड़ेगा, तो आरबीआई ने बोला मेरे से ले जाओ, ठीक है। तो आरबीआई ने ये बोला मेरे से ले जाओ, तो क्या क्या किस बेसिस पे बोला, रेपो रेट। इसका नाम क्या होता है, अभी लिखवाया था, क्या, री परचेजिंग एग्रीमेंट। इसका क्या मतलब है कि भाई आप ले जाओ पर मैं वापस लूंगा पैसे, कोई उधार नहीं है, रीपरचेज करूंगा, क्लियर है। अब फिर मैंने इसके बाद क्या लिखा है, अगर रेपो रेट कम है, ठीक है, तो बैंक विल बोरो 0% है, लेट्स से अब कम में ना एक्सट्रीम या 0% है, तो बैंक तो बोलेगा आने दो पैसा, 100 करोड़ क्या मैं 1000 करोड़ आगे दूंगा अगर 0% है तो, क्लियर है, क्योंकि इधर से तो कमाएगा ना बैंक, इधर देना नहीं पड़ेगा, तो बैंक तो कमाई मैक्सिमाइज करेगा, तो बैंक विल बोरो मोर। तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी या इकोनॉमिक बूम या इजी मनी पॉलिसी, बात समझ आ रही है, पक्का। उल्टा करो, रेपो रेट, सॉरी साइलेंट पे फिर कैसे आ रहा है, एमआई चाइना। अगर रेपो रेट ज़्यादा है, खुद सोचो, अगर रेपो रेट ज़्यादा है तो क्या होगा, रेपो रेट बहुत ज़्यादा है, मान लो आरबीआई ये बोला कि मेरे से पैसा ले जाओ, ठीक है, लेकिन मेरे से पैसा ले जाओ लेकिन आपको 50% का इंटरेस्ट दे दूंगा, तो ये बैंक कहेगा भाई मैं लोन दे के 8% कमाऊंगा, आप 50% ले लोगे, रहने दो मैं लोन ही नहीं दूंगा, क्लियर है, ऐसे ही होगा ना। तो अगर ये आरआर रेपो रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो बैंक विल नॉट बोरो, अगर बैंक विल नॉट बोरो तो बैंक विल नॉट लैंड। अब इसको ना लैंड, ये लैंडिंग सरप्लस लैंडिंग, अपना तो करेगा ही वो लैंड जितना कर सकता है, पर सरप्लस लैंडिंग नहीं करेगा, प्लीज समझो इसको, ये कौन सी है, और अगर ये नहीं करेगा तो इसको कहते हैं क्या, टाइट मनी पॉलिसी, इसी को कहते हैं क्या, डिफ्लेशनरी, और इसी को कहते हैं क्या, रिसेशन। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, 2-2, 3-3 साल तक लोग तैयारी करते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि रेपो रेट कम करने से क्या होता है। रेपो रेट कम मतलब इंटरेस्ट रेट कम मतलब आराम से लोन आएगा, क्लियर है। पहले 2 लाइंस लिख लो, फिर ये डायग्राम समझ के आराम से खुद बनाना 5 मिनट लगा के, ये समझाओ, ठीक, देखो बैंक बोरो करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, देखो बैंक बोरो करेगा ना इधर से, ठीक है, बोरो क्यों करेगा बैंक, ओनली फॉर लैंडिंग, तो देश में पैसा बढ़ गया तो इन्फ्लेशन बढ़ गई, बात समझ आ रही है, ठीक है। अगर देखो इधर आप लास्ट में, ठीक है, ये 80 करोड़ समझ आ गया, लोन डिमांड इज नॉट, जितना बैंक एक्सटेंड कर सकता है ना उससे ज़्यादा ही होती है लोन डिमांड, बात समझ आ रही है, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा होती है लोन डिमांड, तो अगर रेपो रेट आपने कम किया, 0% रख दिया लेट्स से, इस हमेशा ना सोचा करो ना, तो नंबर्स की फॉर्म में सोचा करो, 0% रख दिया,
अब बैंक को लगेगा आरबीआई मेरे को 0% पे दे रहा है, आगे मैं 12% इंटरेस्ट कमाऊंगा, जाने दो, ठीक है, ले लेगा ना इससे। तो ये बाजार है, ये मार्केट है, तो मार्केट में पैसा ही पैसा आ जाएगा, आ जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ गई, इकोनॉमिक बूम आ गया। और इसका उल्टा है नीचे, पहले 2 लाइंस लिख। हाँ, कमर्शियल बैंक लोन लेते हैं। हाँ, रेपो रेट इज ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक। इट इज ए रीपर्चेज एग्रीमेंट, एग्रीमेंट है ना, एग्रीमेंट इज बिटवीन टू पार्टीज इज वन इज आरबीआई, वन इज कमर्शियल बैंक। पहले लिख लो 2 लाइंस, फिर आगे लिखेंगे। बैंक रेट कब आता था पिक्चर में? जब दोनों एसेट लाइबिलिटी, मतलब उसने तो बेचारे ने रखी थी, फिर भी एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ गई। प्लीज समझो इस बात को। बैंक रेट कब आता था पिक्चर में? जब उसने 20 करोड़ रखा था लेकिन खरीदने वाले और आ गए। ठीक है, लिखो पहले, लिखना, ए डिक्रीज इन रेपो रेट a decrease in repo rate helps in increasing the output and economic growth of a country, helps in increasing the output and economic growth of a country, helps in increasing the economic growth and output of a country, the output and economic growth of a country। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, एन इंक्रीज इन रेपो रेट an increase in repo rate results in deflationary tendencies। अब ये समझ लो, पूरा ये समझाने के लिए लास्ट में मैं बताऊंगा याद क्या रखना है, पहले समझ लो पूरा, पूरा समझ के, एक 15 मिनट लगाओ चाहे, पर समझ के बनाना। रिजल्ट्स इन deflationary tendency। अरे बैंक बोरो क्यों करेगा? अपना घर तो बनाना नहीं है बैंक ने। बैंक विल बोरो मोर फ्रॉम आरबीआई ओनली फॉर लैंडिंग। हाँ, उस बात समझ आ रही है? बैंक की बोरोइंग, जैसे आप बैंक से बोरो करते हो, जब वाई डू यू बोरो? घर बनाना है, कोई चीज़ खरीदनी है, इसलिए करते हो ना बोरो। वाई डज बैंक बोरो? टू लैंड, बस। लिखो ये, फिर एक जो लास्ट में लाइन याद रखनी है वो लिखेंगे।
ठीक है, आपने अब से ये याद रखना है, दिमाग को एक चीज़ का सिग्नल दो, रेपो रेट कम पैसा ज़्यादा, रेपो रेट ज़्यादा पैसा कम, बस। ठीक है, तो देखो ऐसे मैं तो क्या, मैंने तो जो फ़ोटो बनाई थी वो ऐसी थी कि 4-5 नोट बना लो, ठीक है, और सब पे ऐसे डॉलर लिख दो, तो ये ज़्यादा पैसे हैं, तो इसका मतलब है रेपो रेट कम, और रेपो रेट ज़्यादा $1, बस। यहाँ पे ज़्यादा बना लो, इससे याद रहती हैं चीज़ें, फ़ोटो बनाने से पक्का याद रहती है, कभी नहीं भूलोगे आप। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो, हेडिंग लो रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। कल कोई पेपर आया था किसी का मेरे पास PDF, दुनिया की सबसे नई कंट्री कौन सी है? नहीं मतलब लेटेस्ट एडिशन इन वर्ल्ड मैप कौन सी है? सोचो, जीके के थोड़ी अवेयरनेस रखा करो, फायदा किसी का। EPFO में था शायद, EPFO का पेपर हुआ है क्या अभी, उसमें आया था शायद, या मैं श्योर नहीं हूँ किसमें आया था। बताओ क्यों सबसे नई कंट्री कौन सी है? विच इज द न्यूएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड? हाँ बिल्कुल सही है, साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, मारो तुक्का, बिल्कुल सही, अफ्रीका में। वहाँ अभी पंगा भी चल रहा है, एक दो पैरामिलिट्री और मिलिट्री लड़ रहे हैं आपस में। यमन तो बड़ी पुरानी है, सूडान नहीं, साउथ सूडान, सूडान टूटा था उससे बना था साउथ सूडान। लिखना, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट is the rate of interest, is the rate of interest which RBI gives when banks, मैं एक चीज़ सीरियसली सुन लो, समझने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन लास्ट में इवेंचुअली आप जिस दिन पेपर देने जाओगे ये डायग्राम काम आएगी जो यहाँ बनाई थी, ये होते हैं शॉर्ट नोट्स, ये समझो आराम से, अगर कभी फ्री हो तो आराम से अपने दिमाग में डाल लो चीज़ें, लेकिन जो जिस चीज़ से पेपर से वो चाबी है ना, वो चाबी वो है जो लास्ट में बनाई थी। ठीक है, लिखना क्या था, रिवर्स रेपो रेट क्या था, इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट which RBI gives when banks put their surplus deposits with RBI, surplus deposits with RBI, surplus deposits with RBI, when banks put their surplus deposits with RBI। तो अब क्या है, ध्यान से सुनना, इसके पास आया लेट से 100 करोड़, इसने 20 करोड़ रखा, ठीक है। अब लेट से ध्यान से देखना, ये आगे कितना दे सकता है, 80 करोड़, ठीक है। अब 80 करोड़ से कुछ कमाएगा, मान लो केस 1 है, केस 1, ठीक है।
ये केस 1 है आपका। ये आरबीआई बोले, इस साइड लिख रहा हूँ कि आप मेरे पास पैसा रखवाओ, मैं आपको 80% इंटरेस्ट रेट दूंगा। तो बैंक बोलेगा लोन भाड़ में जाए, इधर पैसा जाओ आरबीआई को, ये बोलेगा, ठीक है। और अगर इस केस में आरबीआई बोले कि बोलो बहुत काम हो, ठीक है, पैसा कहाँ जाएगा, इस बार क्या होगा 0% मार्केट में, क्लियर है। अब पहले लाइन लिखो, लिखना रिवर्स डेफिनेशन लिख लिया, लिखना in other words reverse repo rate is the rate charged by banks when they park their surplus money with RBI. When they park their surplus money with RBI. Generally, reverse repo rate is less than repo rate is less than repo rate. Reverse repo rate is less than repo rate. Next लिखना लो ओपन मार्केट ऑपरेशन। लिखना हाँ जी, वो रिवर्स रेपो रेट कैसे बिहेव, एक बार ओएमओ पढ़ लो, रेपो रेट समझ आ गया कैसे बिहेव करता है, ठीक है। उल्टा हो जाएगा इसमें, उल्टा हो जाएगा, वो लिख दोनों ओएमओ पढ़ लो, फिर दोनों देखते हैं। पहले लिखो ओएमओ। देखो आरबीआई क्या करता है, एक लास्ट चीज़ है आरबीआई की कि ना, ये क्या वो बोलता है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ना डेली के डेली नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते ना। कब बदल जाएगा, जब वो मिलेंगे, और मिलते कब है, 2 महीने में एक बार। लेकिन हो सकता है कल बदलना पड़े, तेल के प्राइस तो रोज़ बदल रहे हैं तेल के प्राइस रोज़, तो हो सकता है कल थोड़ी इन्फ्लेशन रेस्ट करनी पड़े, परसों करनी पड़े। तो डेली के डेली जब ये करना पड़ता है, तो आरबीआई ऐसे बैठा हुआ है, उसको पैसे देख रहा है, वो बोलता है कि मेरे से ये आज ट्रेजरी बिल ले जाओ, ठीक है, या फिर मेरे को ट्रेजरी बिल दे दो। अगर ले जाओ तो पैसा खींच लेगा, है ना, बात समझ आ रही है। और अगर दे देगा, अगर मतलब देगा तो पैसा खींच लेगा, और अगर खरीदेगा तो पैसा जाएगा। लिखना क्या लिखा है, व्हेन क्या लिखा है, लिखना ठीक है, लिखो समटाइम्स RBI engages in buying and selling of bonds and treasury bills to control inflation in the short term। बात समझ आ रही है, क्योंकि 2 महीने में तो कर ही लेंगे कंट्रोल, लेकिन डेली का डेली कैसे करेंगे, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द शॉर्ट टर्म, ठीक ना। सिंस दिस इज डन इन द ओपन मार्केट, it is termed as open market operation।
ओपन मार्केट ऑपरेशन। कोरकई किसका पोर्ट था? आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे ही पूछता हूँ मैं, कोरकई किसका पोर्ट था? ना, चेरास के दो थे, टोंडी और मुसीरी। कोरकई किसका था? पांड्यास, यहाँ था नीचे कन्याकुमारी के पास। और उनका कौन सा था चोलास का? वंजी। वंजी उनकी कैपिटल थी, वंजी चेरास की कैपिटल थी। उनका था पुहार, पुहार। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। इसी में व्हेन आरबीआई बाइज बॉन्ड्स कॉमा ट्रेजरी बिल्स money is increased in the economy, full stop, hence liquidity is increased, बात समझ आ रही है? नेक्स्ट लाइन में, on the other hand when RBI sells bond comma treasury bill in the market, it results in देखो पहले बाई किया तो पैसा दिया होगा, पैसा आ गया बाजार में, अब क्या कर रहा है? सेल कर रहा है, तो पैसा खींचा होगा। इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ मनी इन द मार्केट। Decrease of money in the market. Hence liquidity decreases. लिखना, after the economic reforms of 1991, OMO has gained more significance. OMO है ओपन मार्केट ऑपरेशन। आपने क्या सोचा खाने की चीज़ है? OMO has gained more significance। लिखना, the sale and purchase of bonds comma securities is carried out simultaneously। ऐसा नहीं होता कि आज बेचेंगे कल खरीदेंगे, साइमल्टेनियसली चल रहा है। is carried out simultaneously।
बात समझ आ रही है? देखो आ रही है बात समझ? जब बॉन्ड सेल करेगा आरबीआई, पैसा खींच लेगा तो लिक्विडिटी कम, क्लियर है? और जब बॉन्ड की परचेज करेगा तो पैसा जाएगा तो लिक्विडिटी ज़्यादा। तो यहाँ पे $1 बना लो, यहाँ पे पैसा खींच लिया ना, यहाँ पे $1000 बना लो। मतलब देखो रेपो रेट में क्या होता है, अगर अब मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हो तो वो बोलेंगे इस बार रेपो रेट कम कर दिया, तो इस बार रेपो रेट बढ़ा दिया, तो यानी या तो वो ये डिसाइड करते हैं लिक्विडिटी घटेगी या बढ़ेगी। इधर क्या हो रहा है, साथ साथ घट भी रही है बढ़ भी रही है, दोनों इकट्ठे चलता है काम। ऐसा नहीं है कि मंडे उन्होंने रिजर्व रखा है बेचने के लिए और ट्यूसडे रिजर्व रखा है खरीदने के लिए, साथ साथ। क्लियर है?